तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, तो किस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है, इजी क्वेश्चन है, इसको दो मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। 0 से 1 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जो वैल्यू इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 1 रूट के अंदर कैसे सोल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 1 प्लस एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया dx। इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करें तो ऊपर तो 1 माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अलग कर दिया, अलग कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पे, तो dx बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार मैंने इसको प्लस ही रखा है यहाँ पे, माइनस का x dx बटे रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अभी तो फर्स्ट इंटीग्रेशन है ना, वो तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन है, लिमिट 0 से 1 है, लिमिट 0 से 1 है, तो लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1, इसको अगर आपको दिख रहा हो तो ये साइन इनवर्स 1 x हो जाएगा, और लिमिट 0 से 1 लगा देंगे। अब ये अगर आपको ये भी अगर वैल्यू दिख रही है तो इसका मतलब आप इंटीग्रेशन आपका फेवरेट टॉपिक है, 0 से 1। ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेशन अगर नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे, दूसरे पार्ट में क्या मानोगे, लेट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, कई तरीके हैं, कोई भी चीज मान लो आप सोल्व करने का लास्ट में आंसर वही आएगा। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन कितना होगा, 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखा तो माइनस का 2x, ये हो गया dt, और 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, dt। तो यहाँ dt आएगा, dt इंटीग्रेशन t करोगे, t की वैल्यू दोबारा पुट कर दोगे तो ऐसे आता है। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, अगर नहीं कंफ्यूजन है तो थोड़ा कंफ्यूजन है तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके फिर सोल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। तो साइन वर्स 1 माइनस साइन वर्स 1 माइनस साइन, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में अप्रोच कैसी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे मेरे मेथड से नहीं बताना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में आपकी अप्रोच कैसी, वो अप्रोच किस प्रकार से एग्जाम में होते तो आप किस प्रकार से सोल्व कर रहे थे क्वेश्चन को, तो वो चीज होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस अप्रोच से आप कितना फास्ट कर सकते हो या कितना स्लो कर सकते हो, तो वो आप अपन पाई बाय 2 माइनस 1 इसका आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, करेक्ट आंसर पाई बाय 2। इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए भी आंसर पाई बाय 2 माइनस 1 हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो देखो भाई। तो ये जो वैल्यू ना, ये वैल्यू इसमें क्या है कि हर बड़ा अंश छोटा है, हर बड़ा अंश छोटा है तो उसका मतलब 1 से छोटी है, और ये वैल्यू 1 से छोटी है, किससे छोटी है, ये रूट 1 माइनस एक्स है, और 1 प्लस एक्स 1 से छोटा है। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करोगे ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, 0 से 1 रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स डी एक्स करोगे, और इधर भी लेस देन का निशान ही रहेगा, 0 से 1, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दिया। अब ये जो इंटीग्रेशन है, इसको इससे छोटा होगा, किससे छोटा होगा, एक्स से, और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, इसका मतलब इसकी लिमिट है, ये जो वैल्यू वो 1 से छोटी होगी। और दूसरा ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं यहाँ पे ये भी लेके चलूँ कि ग्रेटर देन 0 है, तो फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 का भी इंटीग्रेशन करो तो वो 0 रहेगा। तो इसका मतलब जो भी इंटीग्रेशन आएगा ना, जो भी इंटीग्रेशन आएगा, तो आई अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन है वो 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो देखो ये 1 है तो नहीं हो सकता, ये माइनस 1 का नहीं हो सकता, ये 1 से बड़ा है, 1 में भी जुड़ा हुआ पाई बाय 2, तो नहीं हो सकता, ये आंसर हो गया। तो जिसका लॉजिक अच्छा है वो पेन उठाएगा नहीं, वो डायरेक्ट पाई बाय 2 माइनस 1 कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस 1। ठीक है, तो इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, सीधा लिख देता हूँ स्क्वायर करके, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं समझा रहा भाई, इसके पीछे टारगेट मेरा बस ये है कि मैं एग्जाम में होता तो किस प्रकार से अप्रोच रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी है एक्स की पावर 4, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, वैल्यू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 दे रखी है, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, में क्या दे रखा है, एक वैल्यू और भी तो दे रखी है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, ऐसे दे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और अगर आपको आंसर एक ही स्टेप में चाहिए तो वाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन कर दो, तो 2y dy और dx, और यहाँ अगर अवकलन करोगे तो माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब, इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो dy और dx कितना होगा, dy और dx बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इस टाइप से आपने इसका आंसर दूसरी फॉर्म में भी आता है, उसमें क्या होता है कि दोनों को एक साइड में रखना पड़ता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो आंसर रख दे, वरना सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, पहले अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बाद में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर हो गया ये वाला -1/-1/x क्यूब है। एक कागज एक आयत ए बी सी डी के आकार का है जिसमें ए बी 20 सेंटीमीटर और बी सी 14 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी ये हमने क्या कर दिया, ए बी सी दिया, एक आयत बना दिया। ये 20 सेंटीमीटर ये बड़ा है, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस कागज से बीसी व्यास वाला, इसको बीसी को व्यास मान के एक वर्त खींच दिया। वर्त खींचा तो इधर भी अर्धवर्त बनेगा, इधर भी बनेगा, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें अर्धा अर्धा ये वाला भाग काट लेते हैं, ये वाला भाग काटते हैं। इसका क्षेत्रफल पूछा कितना, तो कुल आयत के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। में से में अगर इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, अगर इसका व्यास देखो तो व्यास 14 दिख रहा है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी आधी 7, 7 गुणा 7, ठीक है। तो ये तो जगह 280, ये लिखोगे तो 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल गया, इस 2 से 11 गया, 11 7 77, 280 में से 77 घट गए भाई, 77 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 203 इज द करेक्ट आंसर, 203, ठीक है। इसका समाकलन क्रम बदलना, तो ध्यान रखना समाकलन का जब क्रम बदलेंगे ना, तो ये जो लिमिट है ना, ये जो 0 से इनफिनिटी है, ये लिमिट 0 से इनफिनिटी रहती है, ये 0 से इनफिनिटी, ये 0 से इनफिनिटी, ये 0 से इनफिनिटी। यहाँ 0 से y है तो ये वाला तो नहीं होगा। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये 0 से y वाला पहले कर दिया, इसको कर दिया, आंसर तो कौन सा आएगा जिसमें 0 से y बाद में है, ये वाला आंसर आएगा। लेकिन जिसने इसको ध्यान नहीं दिया, 0 से y पहले कर, इसको ऑप्शन में पहले मिल गया तो वो पहले टिक मार कर दिया तो गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि आपको बस थोड़ी वो वैल्यू चेंज करनी है, इंटीग्रेशन की समाकलन का क्रम परिवर्तन करना है। तो पहले वाले में क्या दे रखा है, पहले वाले में दे रखा है कि y की वैल्यू तो x, y की वैल्यू x है, और y की वैल्यू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। y की वैल्यू ये, y की वैल्यू, और x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 0 से, डॉटेड लाइन को मैं इन्फिनिटी बोल रहा हूँ भाई, x। जब चेंज करोगे तो क्या होगा, चेंज करने पर ये जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिमिट क्या होगी, x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी, तो ऐसा जाएगी x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी। और यहाँ सोल्व करोगे तो y बराबर 0 से ये x बराबर, ये y बराबर x था, इसको लिख दिया x बराबर y। यहाँ पे क्या होगा आपका x बराबर 0, ये x x है तो ये y बराबर 0 से y बराबर इन्फिनिटी, y बराबर 0 से y बराबर इन्फिनिटी, तो यहाँ जाएगा। और ये x बराबर 0 से x बराबर y, x बराबर 0 से x बराबर y, ये इसका इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती था, इसके रेखा के लंबवत, कोई रेखा के लंबवत होते तो क्या होता है, आप x जमा y करते हो तो 3x है तो 3y हो गया, y जमा -x करते हैं, y जमा -x करते हैं। कई लोग x जमा y लिखते हैं और y जमा -x लिखते हैं, कई लोग x जमा -y करते हैं और y की जमा x, कोई सा भी कर दो, एक ही बराबर कांस्टेंट आएगा। अच्छा, ये किस बिंदु से गुजरा, 2,2 से, जब 2,2 से गुजारो तो ये 6 2 8, तो इसका मतलब k का मान 8 भी आ जाएगा, साथ में लिख दिया मैंने, k का मान भी 8 लिख दिया, ठीक है। ये y x पे x मान 0 पुट कर दिया, y x पर x मान 0 होता है, x बराबर 0 पुट कर दिया तो कितना होगा, 3y बराबर 8 हो गया। तो बिंदु क्या होगा, बिंदु होगा 0,8/3, इससे y की वैल्यू 8/3 आएगी। तो कितना अंतरखंड होगा, ये ऊंचाई है वो कितनी 8 होगी इसकी, 8/3, तो काटा गया अंतरखंड कितना हो गया, 8। ये कुछ क्वेश्चन है वो लगातार इजी आगे, वहां कुछ क्वेश्चन से थोड़े ठीक थे। del 2/e x क्यूब की वैल्यू पूछिए, del 2/e x क्यूब, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो मेरे को लगता है कई बच्चे ना रट के रखते हैं, पेन ही नहीं उठाते। तो del 2/e अगर इसकी वैल्यू पूछी है, किसकी, x की वैल्यू पूछी है, तो कितना होगा, e-1 का होल स्क्वायर अपॉन और x क्यूब। तो आंसर तो इसका 6x, जिसको डायरेक्ट दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो भी भैया नाम कर लेंगे। अवकलन तो करना है इसका 2 बार, एक बार अवकलन किया तो 3x², दूसरी बार अवकलन किया तो 6x, 6 आंसर आ गया, बात खत्म। तो e-1 का होल स्क्वायर सोल्व कर लिया तो कितना हो गया, p² -2। लेकिन अगर अपने को भाई एग्जाम में टाइम भी -2e, टाइम भी अगर व्यतीत करना है तो इसको ऐसे आराम से सोल्व करना, वरना तो आंसर क्या है, 2 बार अवकलन करते आएगा, ठीक है। तो सोल्व करें तो कितना होगा, e-2 प्लस x क्यूब ऑपरेट कर देंगे तो e(x³ -2x³ प्लस e−1x³। इसको और सोल्व किया तो कितना हो गया, x+1 की होल क्यूब -2x³ प्लस x-1 की होल, ठीक है। इसको और सोल्व किया तो कितना हो गया, x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1
इसको सोल्व किया तो माइनस का 2x³, इसको सोल्व किया तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस -1। अल्टरनेट साइन आएगा, इसमें जो साइन है वो तो प्लस 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 है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब आप देखो ये 3x² प्लस का था, इसमें 3x² माइनस का है, इसमें +1 का है, ये माइनस का, ये तो आपस में कट जाएंगे, और ये x³ और ये x³ 2x³ होगी, इस 2x³ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इससे भी 3x बचेगा और इससे भी 3x बचेगा, टोटल कितना आ गया 6x। तो आंसर आ गया 6x। सिंपल क्वेश्चन है, तो दोबारा उकलन करना है, दोबारा उकलन करते हैं, आंसर आ गया। ठीक है, x के किन मानों के लिए fx निम्न सारणी के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक है। तो देखो इन्होंने क्या मान दे रखे, 1 2 3 मान दे रखे हैं, तो एक मान, पहले मान को अगर मैंने क्या कहा y0 कह दिया, पहले मान को क्या कह दिया मैंने y0, पहला मान है y0, दूसरा है y1, तीसरा है y2, और ये इससे कितना ज्यादा है, आधा ज्यादा है, तो s का मान हाफ हो जाएगा, हाफ, दोबारा हाफ बढ़ रहा है, s का मान हाफ हो गया, y0 का मान 1 है, y1 का मान 0.8 है, y2 का मान 0.5। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, ट्रेपेजॉइडल रूल कहता है कि h/2 इंटू y0 प्लस लास्ट वाली वैल्यू और प्लस 2 इंटू बीच की जितनी वैल्यू वो लिख दो, y1 प्लस y2 प्लस करके yn माइनस ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, h का मान कितना दे रखा है, h का मान हाफ दे रखा है, 1/2 तो पहले से, इसको 1/2 पहले लिखा, h का मान हाफ और लिखा, 0.2 लिख दो चाहे हाफ लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ 3 ही मान दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे y0 प्लस y2 प्लस 2y1 ऐसे लिख देंगे। ये हो गया 1/4, y0 और y2 को जोड़ा, y0 और y2 को जोड़ा तो 1 में 0.5 जोड़ा तो 1.5, और 2 ये भी जोड़ है, 2 गुणा y1 तो 0.8 को 2 से गुणा किया तो 1.6, 1.5 और 1.6, इन दोनों को सोल्व किया तो कितना हो जाएगा, 2 1.5 3.1 3.1/4, 3.1 में 4 का भाग दोगे, तो अगर आप भाग दोगे तो 4 7 28, 3 बच गया, 3 0 4 7 28, है ना, इसमें आप भाग दोगे तो 4 7 28, 3 बचेगा, 0 ले लिया, 30 4 7 28, 2 बच गया, तो 2 बच गया, तो एक बार और 4 दूनी, यही लिखा है क्या मैंने, 4 5 1 3, तो 3.1, 3.1 में आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है, तो 4 भाग देना है, तो 4 7 28, 28 ठीक है, 28 29 30, 3 बच गया, 3 बच गया, 0 लिख दिया, 4 7 28, 28 लिखने के बाद में 2 बच गया, और 2 बचने के बाद में 5 बार भाग देंगे तो 5 बार, दशमलव के बाद में कितनी बार, दशमलव पहले 1 के बाद में था, और तो सही तो लिखा है क्या, h का मान 0.5, ठीक है, सही है, इसमें भाग देंगे तो कितना हो गया, भाग दिया तो 0.7, ठीक, चलो, तो हमने क्या किया, 0.775 सही है, ये 0.77, ठीक है, ये आंसर है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके अगर आप ढंग से इसको रीड करोगे तो फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअल में फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है कि ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें जब आप x बराबर 0 पुट करोगे ना, x बराबर 0 पुट करोगे तब तो आपको वैल्यू मिलेगी 1, और जब x बराबर क्या पुट करोगे, 0.5 पुट करोगे, तो नीचे आएगा 1/1 प्लस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, और 1 में 100 का भाग दोगे, 1 में 100 का भाग दो तो 4/5, 4 में 5 का भाग दो तो 0.8 आ जाएगा, और जैसे इसमें 1 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5। ये फंक्शन ये है, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, 10 x, और 10 में 10 1 माइनस 10 0, 10 1 कितना था, π/4, π/4 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 की वैल्यू होती है वो 3.14 में लगभग 4 का भाग दोगे तो 0.0775 के करीब होती है। तो जिसने इसको ढंग से रीड कर लिया कि ये π/4 है, तो प्रश्न को डायरेक्ट कर सकता है, अदरवाइज आप क्या करना है, फॉर्मूले से सोल्व। प्रत्येक चक्रीय समूह अबेली होता है, सही बात है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ठीक है, अचक्रीय समूह का चक्रीय उपसमूह भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कैलाइन फोर ग्रुप के 4 ग्रुप पढ़ते हैं, उसमें अगर आप 4 ऑर्डर का है वो क्या है, अचक्रीय है, लेकिन उसका चक्रीय सब ग्रुप भी है। चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह चक्रीय होता है, चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह चक्रीय होता है, प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो केलाइन फोर ग्रुप क्या है, आबेली तो है लेकिन चक्रीय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये कह देंगे कि असत्य कौन सा है, तो हम कहेंगे प्रत्येक आबेली समूह चक्रीय होता है, ये असत्य है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
एच ऊंचाई की एक पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष में पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये कोई पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई एच है, और इसमें आप जब एक के तो पहाड़ी के शीर्ष से मीनार के शीर्ष एवं पाद के मीनार के, ठीक है भाई, ये पहाड़ी है, एच ऊंचाई की पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार, ये मीनार है, इस मीनार के शीर्ष के और इसके पाद के, इन दोनों के क्या है, इन दोनों के अवनमन कोण नीचे की तरफ, इसको अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, ये जो एंगल ऑफ डिस्प्रेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो एंगल है ये तो 60 डिग्री है, और ये एंगल वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और एच ऊंचाई की पहाड़ी, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, ये एच ऊंचाई है, ये ठीक है। और मीनार की ऊंचाई मैंने एक बार अपनी तरफ से क्या मान ली, तरफ से एल मान ली, बाद में काम ले। अब अगर आपको ये 60 डिग्री की अगर पता है कि 60 डिग्री में होता है क्या है, 60 डिग्री में थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, 60 डिग्री का होता है ना, तो अगर ये तो 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू है वो तो होती है एक, अगर ये 60 डिग्री के पास वाली एक होती है तो सामने वाली होती है √3 और ये ऊपर वाली वैल्यू होती है 1 √3 2 होता है। नहीं पता तो आप मेथड से सोल्व करना, ठीक है। तो अगर ये √3 है तो ये √3 है, तो ये वाले लिखने के लिए आपको √3 का भाग देना पड़ेगा। तो अगर ये h है तो यहाँ आप h बाई √3 कर दोगे, और ये h बाई √3 है तो ये वाली वैल्यू ना ये भी h बाई √3 होगी। और जबकि 30 डिग्री में क्या करते हैं, 60 डिग्री वाले में तो ऐसा होता है तो भाग देते हैं, 30 डिग्री वाले में गुणा करते हैं, इधर से इधर जाओगे तो गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे √3, यहाँ पे तो √3 का भाग दिया, और यहाँ पे 1 बाई √3 से, इसमें आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई √3 से, इससे इसमें जाओगे तो भी 1 बाई √3 से क्या होगा डिवाइड होगा, 1 बाई √3 से डिवाइड होगा तो ये कितना होगा h बाई √3 तो है ही, और ये 1 बाई √3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सोल्व करने पर ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये इधर वाला पार्ट, ये बचेगा h बाई 3। तो इससे क्या पता चला, इसे पता चला कि जो l है और उसमें अगर h बाई 3 और जोड़ देंगे तो टोटल मिला के h हो जाएगा, l बराबर कितना हो जाएगा h माइनस h बाई 3, और इसका मतलब कितना हो गया 2h बाई 3। तो ये रिजल्ट एक तरह से याद रख लेना कि अगर ये किसी पहाड़ी से 30 और 60 डिग्री के अवनमन कोण होते हैं ना, तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना वो तो 1/3 होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है 2/3 होता है, ठीक है। यानी किस रेशियो में होते हैं ये, जो अगर पार्ट करोगे तो ये 1:2 में होते हैं, अगर इसके आप दो पार्ट देखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी हो गए, ज्यादा इजी हो गए, और तो ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक बार वो 4-5 क्वेश्चन आए थे उसमें लगा कि है ना क्वेश्चन ठीक है, बाकी अभी कह रहा है कि वेग ऋणात्मक है और त्वरण क्या है धनात्मक है। वेग ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या हो गया, dx अपॉन dt तो क्या है नेगेटिव है, और dx अपॉन dt नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया 3t² माइनस t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ये हो गया माइनस का 12t माइनस का 15 नेगेटिव लेस देन 0 है। 3 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, t² माइनस 4t माइनस 5 लेस देन 0, और इसके दो फैक्टर कर दिए, इसके दो फैक्टर कर दिए तो क्या होगा t प्लस 5 इंटू माइनस का 5 बड़ा तो माइनस का 5 इंटू टी प्लस 1 लेस देन 0 फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद में क्या होगा, आप इसको जीरो करोगे तो एक वैल्यू तो होगी 5 पे 0, एक वैल्यू होगी -1 पे 0, नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि उसका घातांक गुणांक पॉजिटिव है, इसलिए t का मान कहां से कहां तक आया, इससे t का मान आएगा वो आएगा -1 से 5। अब टी का मान नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एक बार आगे वैसे ही लेना नहीं पड़ेगा। तो टी का मान -1 से 5 तक है, -1 से 5 तक है, तो ये टी का मान -1 से 5 के बीच में रेंज में है, ये भी -1 से 5 के बीच में रेंज में है, लेकिन ये नहीं है और ये नहीं है, तो ये दो तो कट गए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं त्वरण धनात्मक, त्वरण मतलब आपका जो एक्सीलरेशन है पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो d2x और dt² कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन, t के रिस्पेक्ट में एक बार और कर दिया तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 12 पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा 6 से डिवाइड कर दिया तो t-2 पॉजिटिव होना चाहिए, और t ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। t अगर ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब टाइम क्या होना चाहिए 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये वाला भी हट गया 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो टाइम हो गया 2 से 5। इन दोनों का कॉमन देखोगे तो 2 से 5 सेकंड का है, तो टाइम t क्या होना चाहिए 2 से लेकर 5 सेकंड तक का होना चाहिए, जिसमें वेग कैसा होगा ऋणात्मक होगा, त्वरण कैसा होगा धनात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, x² dy और dx², सिंपल सा होमोजेनियस इक्वेशन दे दिया, x² प्लस 3x x² dy और dx² dy और dx² प्लस 3x
डी वाई और डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या मान लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू e की पावर जेड। अगर e की पावर जेड मानेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, d इंटू डी माइनस 1 प्लस 3 इंटू डी प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। यहाँ d क्या होगा, d किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अब d किसके रिस्पेक्ट में है, z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको सोल्व किया तो कितना हो गया, डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 2d और ये प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी आपकी एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे m प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, इससे m की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन माइनस वन। इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर तो होगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाएगा, c1 प्लस c2z इंटू ए की पावर माइनस जेड। और अब इसको आप लिख सकते हो एक बार, c1 प्लस c2z इंटू ए की पावर z की पावर माइनस एक। अब z की वैल्यू तो इसको सोल्व करोगे तो z बराबर तो log x हो जाएगा, तो c1 प्लस c2 log x, और यहाँ जब रखोगे तो ये हो जाएगा z की पावर माइनस एक या 1/z। तो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, c1 प्लस c2 log x और 1/x आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो, त्रिविम ज्यामिति में एक रेखा द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ बनाए गए निम्न में से कौन से कोण संभव नहीं है, कौन से कोण संभव नहीं है। देखो ये और ये दो एक दूसरे के पूरक कोण है, तो तीसरा कोण 90 डिग्री होना पड़ेगा। रिजल्ट अगर आपको पता तो डायरेक्ट कर दोगे। ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री है तो तीसरा 90 होना पड़ेगा। ये और ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये नहीं संभव नहीं है। और एक रिजल्ट ये, और इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो कौन सा एक रिजल्ट काम कर रहा है कि अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो तीसरा कोण भी 90 डिग्री होगा। तो हमने इन तीनों में लगा के देखा तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। देखो इसमें देखोगे अगर आप 30 60 इसमें 30 60 है तो तीसरा कोण क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 45 नहीं होना चाहिए। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है, एक नियमित समषट्भुज में ए बी सी डी एफ में ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ बराबर है। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, ये देखो भाई क्या पूछा, एक तो ये बी दे दिया, फिर क्या दे दिया, ए सी दे दिया, अब फिर क्या दे दिया, ए डी दे दिया, और फिर क्या लिख दिया, ये ए एफ लिख दिया। ए बी ए सी हो गया, ए डी हो गया, ये ए ई हो गया, ये ले दिया इसको, ये ए ई हो गया, ये एफ हो गया। इनका जोड़ पूछा, उस करना कुछ नहीं है, इस ये एफ इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये भी ए एफ हो जाएगा। और आप अगर आप ए सी में अगर आप ए एफ जोड़ोगे तो ए डी के बराबर हो जाएगा। तो जब आप ए सी में ए एफ जोड़ोगे तो ए डी के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ए बी में आपको यहाँ जो ये ना ए बी ये उठा के यहाँ रख दोगे, यहाँ उठा के रख दोगे तो ये भी हो जाएगा। ऐसे अगर आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पे ए में अगर आप ए बी जोड़ोगे तो भी ए डी हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके एडी हो जाएंगे, ये दोनों मिलके एडी हो जाएंगे, और एक एडी पहले से है, तो कुल मिला के कितनी एडी हो गया, कुल मिला के 3 एडी हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो इसमें, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये। इसमें क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो ये अगर ए एफ है ना तो ये भी ए एफ से रिप्रेजेंट, और अगर ये बी है ना, ये बी, तो इसको भी किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी से। अब ये सी दे रखा है और ये ए ई दे रखा है, तो अब समझो अभी क्या क्या दे रखा है। प्रश्न में ए से सारे दे रखे हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई और ए एफ, ऐसा दे रखा है। ठीक है, मेरा जहां तक अनुभव है इस क्वेश्चन को है ना भाई, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन्होंने हो सकता है कि है ना 10 सेकंड के अंदर अंदर कर दिया होगा या 20 सेकंड में, डायरेक्ट टिक मार्क करने वाले भी बहुत है। ये यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी को क्या लिखा, ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे ई डी की जगह यहाँ पे ये दो ना, इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ए बी है, ए बी को मैं लिखना चाह रहा हूँ ई डी। ए बी और ई डी की बात है। अच्छा ए सी है ना, ए सी को मैंने कुछ नहीं कहा, ए डी को मैंने कुछ नहीं कहा, और ए को भी मैंने कुछ नहीं कहा।
और अब मैंने लास्ट ना जो स्टार्टिंग और लास्ट दोनों को बराबर वाले में चेंज कर दिया और कुछ नहीं। तो सबसे छोटे वाले दो थे उनको चेंज कर दो, या तो फर्स्ट और लास्ट को चेंज कर दो या सेकंड और सेकंड लास्ट को चेंज कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर आपको एफ लिखना है, एफ देखो ये एफ, अगर एफ लिखा तो एफ को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एफ को क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। बस ये चीज समझ रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो भाई ये ई से स्टार्ट है, ये ई पे खत्म है, तो इन दो को एक साथ कर दिया, ए पे ई पे खत्म है और ये ई से चालू है। ये वेक्टर ई पे पहुंच रहा है, ये ई से स्टार्ट हो गया, इस एडी को कुछ नहीं कहा, इस एडी को अलग लिख दिया। ये सी पे स्टार्ट है और ये सी पे खत्म है, तो सी पे खत्म, सी पे जो पहुंच रहा है उसके बाद सी से स्टार्ट हो रहा है, उनको साथ ही दिया। अब ए से ई गए, ई से डी गए, इसका मतलब फाइनली ए से डी पे पहुंच गए, ये एडी है और ये ए सी प्लस सी डी कितना हो गया, ये भी एडी हो गया, एडी 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 कितना हो गया, 3। एडी एडी और एडी कितना हो गया, 3 एडी हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 3, 3 एडी। ये सिंपल क्वेश्चन था भाई। अब ये दे रखा है कि अगर ये समतलीय सदिश, देखो अगर ये समतलीय नहीं होता ना तो इसका आंसर आता कितना, इसका आंसर आता 7 ABC ऐसा आता। और समतलीय के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 7 गुणा, अगर समतलीय बल है, कोप्लानर फोर्स है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 7 गुणा 0 कितना हो गया, 0। तो ध्यान रखना अगर इसी क्वेश्चन में समतलीय नहीं दे रखा, ऐसे बोल देते कि असमतलीय सदिश है, तो फिर इसका आंसर आता है 7 × ABC बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर, वरना अब इसका आंसर कितना हो गया, 0। ठीक है, सिंपल रिजल्ट है। आप कोई वैल्यू दे दो, चेंज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, जिसने होमवर्क किया है तो ऐसे क्वेश्चन तो सेकंडों के क्वेश्चन है। रोल पर में यही तो है कि इस पेपर में है ना दम नहीं है, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर। इसलिए क्या है कि इसमें क्या हो जाता है कि पता नहीं चलता कि कौन आगे निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, 2 और 5 के अंदर एफ एक्स अवकलनीय, जब एफ एक्स अवकलनीय है तो एफ डैश सी का मान किसके बराबर होगा, तो एफ डैश सी रोल थ्योरम से क्या कहते हैं, रोल थ्योरम का नाम है, लैग्रांज थ्योरम से क्या कह देंगे, लैग्रांज थ्योरम से कह देंगे एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। बी की जगह क्या पुट कर दिया, बी की जगह ए की जगह तो 2 ले लिया, बी की जगह 5 पुट कर दिया, तो क्या होगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 तो कितना होता है, 3 होता है, इसको मैंने लिख दिया 1/3 इधर, और एफ 5 की वैल्यू 1/2 माइनस एफ 2 की वैल्यू 1/5। और जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या होगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये जो वैल्यू है ये होगा 5 में से 2 घटा 1/3 गुणा ये 3/10, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 1/10 हो गया। वैसे इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी लगती है, लेकिन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, पर्सन ही 5 सेकंड का शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत, ठीक है। किसी बिंदु पर लगे दो बलों P तथा Q के परिणाम या परिणाम आ रहा है, यदि P और Q बराबर है, P और Q बराबर है, इसका मतलब Q को भी P ले रखा है, क्योंकि सारे आंसर P में दे रखे हैं, Q में दे नहीं रखा, तो उनके बीच का कौन है, ये तो वैसे रिजल्ट के रूप में हम काम में लेते हैं कि अगर दो बलों का परिणाम ऐसा है तो, लेकिन सोल्व करके बता देते हैं। ठीक है, परिणामी कितना होता है, परिणामी होता है R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ 2PQ इंटू कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, Q की जगह P रख दिया, अगर आंसर Q में होता तो सब जगह Q रख देते, P में तो P में रख दिया, 2P इंटू P 2P² कोस अल्फा हो गया, यहाँ से हो गया 2P² प्लस 2P² कोस अल्फा। 2P क्या कर दिया हमने, 2P² कॉमन ले लिया, 2P² कॉमन लेने पर कितना होगा 1 प्लस कोस अल्फा, और 1 प्लस कोस अल्फा कितना होता है, 1 प्लस कोस अल्फा होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2P इंटू कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर R², R बराबर कितना हो गया, R बराबर 2P कोस अल्फा बाई 2। मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में जो इस रिजल्ट को प्रूफ करके और मैंने बता रखा है कि इसको डायरेक्ट याद रखना है एज ए रिजल्ट, ऐसे सिंपल रिजल्ट है वो तो हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में बीच में काम में लेते हैं, इनको इन्होंने पूछा है तो पूछा, इसका मतलब इस पेपर का लेवल है ना, वो 5-7 क्वेश्चन नहीं होते ना, तो पेपर का लेवल कुछ होता ही नहीं। ठीक है, देखो भाई y0 का मान 3 दे रखा है, y1 का मान 10 दे रखा है, y2 का मान 18 दे रखा है, y3 का मान 30 दे रखा है, और y4 का मान कितना दे रखा है 50 दे रखा है, और del 4 y0 की वैल्यू पूछी है, तो del 4 y0 को मैं पहले सोल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। पूछा कितना है, del 4
y0, डेल को लिखा e-1 पावर 4 y0। प्रसार में अगर आप द्विपद प्रमेय से प्रसार करते हैं तो आपको गुणांक याद होने चाहिए। घात 4 गुणांक क्या होते हैं, 1 4 6 4 1। माइनस साइन है तो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस आएंगे, e की पावर 4 माइनस 4 e की पावर 3 प्लस 6 e स्क्वायर माइनस 4 e प्लस 1 इंटू वाई ऑफ 0। ठीक है, बस में क्या गुणांक क्या होते हैं, 4 के गुणांक, जैसे 3 होती है पावर तो 1 3 3 1 होता है, 4 होता है तो 1 4 6 4 1 होता है। बस सारा रिजल्ट है। y को 0 ऊपर ऑपरेट करेंगे सब पे, e4 y ऑफ 0 माइनस 4 ऑफ e3 y ऑफ 0 प्लस 6 e2 y ऑफ 0 माइनस 4 y ऑफ 0 प्लस y ऑफ 0। यहाँ पे क्या होगा, y ऑफ 4 माइनस 4 y ऑफ 3 प्लस ये 4 यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ ये 3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे पावर जो ऐड हो जाएगी, तो पावर जुड़ेगी तो यहाँ पे y टू 0 में 2 ऐड कर दिया 2 हो गया। यहाँ पे पावर कितना है, पावर 1 है तो 1 जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा तो y ऑफ 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये y ऑफ 0 है। अब y0 y1 y2 y3 y4 सबकी वैल्यू दे रखी है, कितना कितना दे रखा है तो उनकी वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले 3 10 18 30 50, 3 10 18 3 10 18 3 10 18 30 50। तो सबसे पहले रख दिया 50, फिर इसको 4 से गुणा करें तो 120, इसको 6 से गुणा किया 18 दूनी 36 36 18 54 दूनी 108, उसको 4 से गुणा किया माइनस का 40, ये प्लस का 3, तो 108 और 3 111 111 और 50 161 और 120 और 140 160, इस घटाया कितना गया। ठीक है, कितने बच्चों ने इसका आंसर 0 किया, बच्चों ने इसका आंसर 0 किया। आंसर करेक्ट आंसर तो माइनस, करेक्ट आंसर तो क्या है, करेक्ट आंसर तो +1 है, करेक्ट आंसर तो +1 है, करेक्ट आंसर तो +1 है। ठीक है, लेकिन कितने बच्चों ने इसको देखते ही 0 आंसर किया, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, हाँ भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर x क्यूब प्लस ax प्लस b बराबर 0, ये दो गुणनखंड दे रखे हैं। यहाँ पे x स्क्वायर का पद है ही नहीं, x स्क्वायर का पद नहीं है, इसका मतलब इसके गुणांकों का योग क्या होगा, मूलों का योगफल 0 आएगा। तो मूलों का योगफल 0, आप x को भूल जाओ एक बार, यहाँ -1 है, ये 3 है, अगर इनको मैं जोड़ू -1 को और इसको 3 को और इसमें क्या और जोड़ू तो जोड़ 0 आ जाएगा, तो मैं कहूंगा -2 और जोड़ दो 0 आ जाएगा। तो अगर इनके सबके x भी लगा दो, ये x + 3 हो गया ये, तो अपने 3 गुण कौन कौन से हो जाएंगे, x - 1 x + 3 और x - 2, ये x - 2 आंसर। ठीक है, वरना क्या करना पड़ेगा, पहले एक पुट करके एक समीकरण बनाओगे, फिर -3 पुट करके दूसरा समीकरण बनाओगे, दोनों को सोल्व करने के बाद a और b के मान ऐसे कुछ करके आके फिर फैक्टर करके आप कैसे करते हो, कैसे करके आप निकाल लोगे इसका आंसर, कैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन सबसे सिंपल है कि x पर गुणांक 0, आपने देखा कि इनको 0 करना है, मुझे तो इनको 0 करना है, -1 3 और -1। गणित का आदमी 0 नहीं करेगा तो करेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे -1 3 और 0 करना है, तो -1 है 3 है, मुझे 0 करना है, तो मुझे माइनस का 2 और चाहिए, ताकि ये मैं जब जोड़ूं तो सारा बैलेंस है, बैलेंस शीट। जितने नेगेटिव क्रम किए, जितने पॉजिटिव क्रम करोगे, सारा मिला के बैलेंस शीट कितना है, 0। तो क्रम में अगर आप विश्वास करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, जैसा क्रम करेगा व्यक्ति, ऑल ओवर फाइनल उसको वैसा मिल जाएगा। ठीक है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्लास में मैंने कम से कम बार बताया होगा कि ये जो रिजल्ट है भैया याद रख लेना, और 20 बार पूछा होगा, बताया वो तो अगली बार है। क्या बताया है कि अगर यहाँ के हो तो k/81, k/81, 10 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा -9 का पहाड़ा, बस। अब जिसको ये इतना याद है तो k का मान तो 8 ले लिया, 8 और 81 तो बाहर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 10 की पावर n+1 माइनस का 10 माइनस का क्या आंसर। 3 सेकंड का क्वेश्चन है, 3 सेकंड का क्वेश्चन भाई। ठीक है भाई, बढ़ो आगे। हाँ भाई, y बराबर 1 प्लस कोस थीटा कोमा x बराबर थीटा प्लस साइन थीटा, तो थीटा बराबर π/2 पर d2y ओवर dx स्क्वायर का मान कितना होगा, ये इसने पूछा है। तो y बराबर कितना दे रखा है,
y बराबर दे रखा है 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। और तो dy और डी थीटा कितना हो जाएगा, dy और डी थीटा हो जाएगा आपका माइनस साइन। अच्छा x कितना दे रखा है, x थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा, तो dx ओवर डी थीटा कितना देगा, dx ओवर डी थीटा हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, पहले dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx कितना होगा, dy ओवर dx होगा वो होगा dy में d थीटा, dy ओवर डी थीटा में dx ओवर डी थीटा से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो dy ओवर डी थीटा कितना है, माइनस साइन थीटा, dx ओवर डी थीटा कितना है 1 प्लस cos थीटा। इसको सोल्व करो तो माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इसको सोल्व किया तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो सोल्व करने पर एक cos कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का tan थीटा बाई 2, माइनस का tan थीटा बाई 2। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया माइनस का tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो dy ओवर dx है वो माइनस का tan थीटा बाई 2। इसका सेकंड डेरिवेटिव करें तो d2y ओवर dx स्क्वायर कितना होगा, माइनस का sec स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसका और करो तो 1/2 x के सापेक्ष कर रहे हैं भाई, यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे d थीटा ओवर dx हो रहा है। इसको लिखा माइनस का 1/2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ लिखा dx बाई dt, उल्टा करके बटे में लिख दिया। और dx और dθ की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 1/2 तो यहाँ पे है ही sec स्क्वायर थीटा बाई 2 है ही, और ये जो वैल्यू है ना ये dx और dθ की वैल्यू थी 1 प्लस cos थीटा, देख लेना भाई, ठीक है। तो 1 प्लस cos थीटा कितना होता है, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो मैं इसको पूरा ही सोल्व करके लिख देता हूँ, वैसे वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं पूरा सारा cos स्क्वायर में बदल के कर रहा हूँ। माइनस 1/2 इसको लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसको भी cos स्क्वायर में बदल दिया, नीचे ला cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सोल्व करने पर हो गया माइनस का 1/4 cos की पावर 4 थीटा बाई 2। अब कितने डिग्री में पूछा है, 90 में पूछा गया, 90 पूछा है। 90 में देखो भाई 90 रखेंगे तो 90 का 2 आधा 45, cos 45 का मान, cos 45 का मान आप रखो तो 1/√2, 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा। तो अगर इस डेरिवेटिव का d2y और dx स्क्वायर का मान अगर आप थीटा बराबर 5/2 पे रखोगे तो इसकी वैल्यू होगी माइनस 1/4 और ये होगा 1/√2 की पावर 4। पूरा सेक में बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, √2 की पावर 4, 1/2 1/4 तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 और यहाँ पे 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया -1। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो गया, करेक्ट आंसर वो -1, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सत्य कौन सा नहीं है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, इसमें 2 पूछा है तो ये करेक्ट नहीं है, ये आंसर करेक्ट हो गया। वैसे ये 2/3 को होता है, अब इसमें करो तो नहीं भी सही है। ये क्वेश्चन ना लालच देने वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगर गुणांक आपने नहीं देखा है पर में और आपने 20 बार फोर एसी कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। आप इसको सीधा लिखोगे x माइनस √3 का होल स्क्वायर, बात बराबर 0। दोनों मूल कितने आ गए, √3 और √3, दोनों मूल कैसे समान है और है पर में, तो आंसर हो गया है, ठीक है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के इस प्रकार के समरूप होंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के परिमाप 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। देखो भाई इनके परिमाप दे रखे हैं और पी क्यू बराबर 10 दे रखा है। पहले त्रिभुज दे रखे हैं तब तो पहले एबीसी दे दिया और परिमाप पी क्यू का दे दिया और पूछा किसका, एबी का। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एरिया ऑफ, एरिया नहीं यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर ऑफ, परिमाप के लिए भी रूल है, एरिया के लिए भी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन यहाँ पे पैरामीटर किसका लिख रहे हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर, इनका जो रेशियो होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात में होता है, इनके भुजाओं के अनुपात में होता है। तो भुजाओं के अनुपात में एक में तो एबी दे रखा है तो इसमें एबी ले लिया और इसमें लिख दिया पी क्यू। इसका परिमाप दे रखा त्रिभुज वाले का एबीसी का 36 तो यहाँ लिख दिया 36 अपॉन इसका दे रखा है पी क्यू आर का 24, उसके बाद में दे रखा है पी क्यू बराबर 10
ए बी बट्टे 10, ए बी बट्टे 10, ये 12 दूनी 24, 12 36, इसको अगर सोल्व करें तो 30 बटे 2, ए बी बराबर 30 बटे 2, ए बी बराबर 30 बटे 2 या सीधा 15, ए बी बराबर आ गया 15, आंसर हो गया 15। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन और कर देंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन और कर देंगे। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन, यदि V एक बंद पृष्ठ S द्वारा घिरा हुआ आयतन है, तो यहाँ पे अगर आपको किसी को रिजल्ट याद है कि अगर F सदिश बराबर AXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस CZ K कैप है, तब आंसर आता है वो A प्लस B प्लस C इंटू V आता है। तो यहाँ पे x का गुणांक तो 1 है और y का बड़ा पद है नहीं 0, और यहाँ पे z का गुणांक है वो 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 0 प्लस 3 गुणा v। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, x y z के क्रम से होने चाहिए पद, और 3 और 1 कितना हो गया 4v। तो रिजल्ट याद है तो आप ऐसे 4v कर दोगे, वरना पूरा सोल्व करके आप लिखोगे। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कुछ भी हो इस पेपर में जितनी माइनर मिस्टेक होगी ना, ऐसा पेपर उतना नहीं है। इजी क्वेश्चन है लेकिन माइनर मिस्टेक हुआ नहीं। देखो इस 60 का क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ये अगर इसके बराबर क्या हो तो ये क्या होगा, लिमिट लगाओगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 रूप है, और 0/0 ऊपर है तो आप ऊपर वाले का भी अवकलन कर दोगे। ऊपर वाले का अवकलन करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका अवकलन करोगे तो 1/3 प्लस x, माइनस इसका अवकलन करो तो 1/3 माइनस x इंटू माइनस 1, और आप हर का डिनोमिनेटर का अवकलन करो तो 1 बराबर के चल रहा है। लिमिट लगा दो भाई, 0 लगाओ तो 1/3 माइनस माइनस का 1/3 और बराबर कितना आ गया के। जिसने एक माइनस भूल गया ये लगाना तो 0 आ जाएगा आंसर। तो के बराबर कितना हो गया, के बराबर 2/3, के बराबर 2/3, ठीक है ना। तो ये आंसर इस टाइप से, अगर यहाँ पे इस प्रकार सोल्व करेंगे तो ये जो आंसर है इसका कितना होगा, के बराबर 2/3, आंसर होगा के बराबर 2/3। तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, के बाद में कंप्लीट करते हैं।